हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं नीरू धामा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल धामा अकेडमी पर। आज हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विच इज एलएलपी एक्ट क्या है, कहाँ से शुरू हुई, क्या ओवरव्यू है, सब कुछ बहुत डिटेल में देखते हुए इस एक कंपोजिट वीडियो में इस पूरी एक्ट को खत्म करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू देखेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, क्या फाइनेंशियल ईयर होता है, क्या पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट है, डेजिग्नेटेड पार्टनर किसको कहते हैं, कैसे आपकी एलएलपी फॉर्म होती है, क्या राइट्स एंड लाइबिलिटी हैं, कैसे डिस्क्लोजर करना है, और अंत में किस तरह से वाइंड अप होके ये कैसे अलग है किसी और टाइप की ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि पार्टनरशिप हो गई या एलएलपी के अलावा ये आपकी कंपनीज एक्ट हो गई, उन सब से ये कैसे अलग है, ये सब हम आज बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड। सबसे पहले देखेंगे क्या ओवरव्यू रहा इसका, कहाँ से एलएलपी आई, इसकी हिस्ट्री क्या है, लेजिस्लेटिव पर्टिकुलरली हिस्ट्री इसकी क्या है। तो आप लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं इस एलएलपी एक्ट 2008 को। सबसे पहले जानिए ये कब आई थी। तो गवर्नमेंट ने एलएलपी का, आपको पता है कोई भी एक्ट बनने से पहले एक बिल बनता है, तो एलएलपी का बिल 2006 में राज्यसभा के अंदर आया और वहां इंट्रोड्यूस किया गया। 15 दिसंबर 2006 वो तारीख थी जब एलएलपी का बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद वो आपकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के पास पहुंचता है और वहां इसके ऊपर डिस्कशन शुरू होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब किसी भी हाउस में कोई भी बिल इनिशिएट या इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद कमेटीज के पास उस पर्टिकुलर बिल से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। तो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 27 नवंबर 2007 को, पूरा एक साल लगभग उन्होंने लगाया और इसके ऊपर एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी। उस रिपोर्ट का जो भी पर्टिकुलर कंक्लूजन आए, उसके बेसिस पे पार्लियामेंट ने इस बिल को 12 दिसंबर 2008, आप देख रहे हैं 15 दिसंबर 2006 को ये इंट्रोड्यूस हुआ था और 12 दिसंबर 2008 को ये बिल पास हुआ। एंड फाइनली एक महीने के भीतर 7 जनवरी 2009 को आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस पे अपना एसेंट, अपनी हामी भर दी थी और फाइनली ये आपकी एक्ट बनी। ये एक्ट बनी कब? ये एक्ट आपकी 1 अप्रैल 2009 से इफेक्टिव हो गई आपकी पर्टिकुलर इंडिया में। क्या है ये पर्टिकुलर एक्ट, इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या जुरिस्डिक्शन है, सबको बहुत ध्यान से देखना है और समझना है। बच्चे इसमें आपके 14 चैप्टर अवेलेबल हैं। 14 चैप्टर्स आर देयर, 81 sections and 4 schedules are there in the particular act। क्या बताया? 14 चैप्टर हैं, 81 सेक्शन और 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केड्यूल्स हैं। स्केड्यूल हैं क्या, क्या बताते हैं, इसको हम आने वाली आगे की वीडियो में देखेंगे। उसके आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द जुरिस्डिक्शन, कहाँ कहाँ आपकी एक्ट एप्लीकेबल है। तो ये आपकी पूरे भारत में, इट्स एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। कौन इसको एडमिनिस्टर कर रहा है? तो आपको पता है यूजुअली हमारी सारी ही एक्ट्स आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि आपकी कॉमर्स से पर्टिकुलरली रिलेटेड है, मैनेज की जाती हैं और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ही इस एक्ट की रजिस्ट्रेशन को मैनेज करता है। ध्यान रखिए, ये जो आपकी पार्टनरशिप, अगर आपको पता हो, ये जो एलएलपी बनी थी, इसका कंसेप्ट ही यही था कि पार्टनरशिप और कंपनीज एक्ट के जो फ्लॉज हैं उनको निकाल कर उनकी उनको एक एडवांटेज में कन्वर्ट करके एलएलपी बना दी जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पार्टनर्स की बात करूं तो हमें पता था यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती थी। अगर कोई नुकसान हो जाए तो घर से भी आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचकर सामान देना पड़ता था। उसको रोकने के लिए यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी लगा दी। कंपनीज एक्ट में बेशक लिमिटेड लाइबिलिटी है, लेकिन बहुत सारी जुरिस्डिक्शन, बहुत सारी कंप्लायंसेस, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आपको करने पड़ते हैं, जिसको हल्का करके आपकी एलएलपी एक्ट बना दी। तो जितने भी फ्लॉज थे उनको हटा के एक ऐसा सोल्यूशन तैयार किया गया ताकि कोई, अगर ये प्रोफेशनल्स होते हैं, अगर उनको अपना कोई बिजनेस चलाना है तो वो एलएलपी को चला सकते हैं विद द लिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन ध्यान रखिए, लिमिटेड लाइबिलिटी है जरूर, लेकिन कुछ एक फ्रॉड के ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी का भी प्रोविजन आपका विवो हो जाता है या फिर वहां से हट जाता है। आगे बढ़ते हैं। इम्प्लीमेंटिंग रूल्स, मैंने आपको बताया यहाँ पे एलएलपी के रूल 2009 अप्लाई होते हैं और इसी तरह से वाइंडिंग अप के लिए भी एलएलपी रूल 2012 आपके बने हुए हैं, वो आपके वाइंडिंग अप के लिए इसमें अप्लाई होते हैं।
अभी इससे पहले हमने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी थी, चार शेड्यूल। ये क्या है चार शेड्यूल? बड़े इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी कि एलएलपी एक्ट 2008 में कोई 4 शेड्यूल्स अवेलेबल हैं। क्या है वो? पढ़ते हैं। पहला शेड्यूल कहता है कि अगर आपकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट एब्सेंट है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर आपकी एलएलपी एग्रीमेंट एब्सेंट है तो आपके क्या म्यूचुअल राइट्स होंगे? अब आपको याद आ रहा होगा कुछ पार्टनरशिप डीड जैसा। जी हाँ, लगभग पार्टनरशिप डीड की ही बात हो रही है। तो अगर पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट होती है तो पार्टनरशिप के कुछ-कुछ एक्ट में कुछ-कुछ उनकी लायबिलिटी डिफ़ॉल्ट राइट्स एंड लायबिलिटीज़ लिखे होते हैं। ठीक इसी तरह से फर्स्ट शेड्यूल में डिफ़ॉल्ट या म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स लिखे हुए हैं। कब? इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट। पहला केस। दूसरा है सेकंड शेड्यूल किसकी बात करता है कि अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म 1932 वाली एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहे तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। थर्ड शेड्यूल बात करता है अगर कोई प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहती है तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। और आपका फोर्थ लास्ट शेड्यूल बात करता है कि अगर कोई पब्लिक कंपनी, लेकिन कौन सी? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहती है तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। ये सारे आपके चार शेड्यूल इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान रखिए फर्स्ट शेड्यूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे राइट्स एंड लाइबिलिटीज तो बताई गई हैं कि क्या आपके पार्टनर्स की एलएलपी में राइट्स एंड लाइबिलिटीज होंगी, लेकिन किस केस में? जब आपकी एग्रीमेंट जो एलएलपी एग्रीमेंट है वो एब्सेंट होगी तब। अब इसके कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप सब जानते ही होंगे कि जो कोई भी एक्ट है उसका सेक्शन 2, लगभग सभी एक्ट्स का सेक्शन 2 जो है वो आपकी डेफिनेशन को बताता है। तो एलएलपी में भी ठीक उसी तरह से सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी डिफाइंस एलएलपी। और देखिए इसमें कितना सुंदर इसने पार्टनरशिप और कंपनीज एक्ट का एक मिक्सचर दिया हुआ है। कैसे? इट प्रोवाइड्स दैट एन एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोली यहाँ पे, ये कोई फर्म या कुछ नहीं, क्या बोल रहे हैं, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है फॉर्म्ड अंडर इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। इट इज अ लीगल एंटिटी। ये तो कंपनीज एक्ट की तरह हो गया, बिल्कुल उसी की तरह एक लीगल एंटिटी है, सेपरेट है फ्रॉम इट्स पार्टनर। मतलब कि आप एलएलपी के स्पेसिफिकली नाम पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। एंड शेल हैव परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कि अनंत काल के लिए आपकी एलएलपी चलती रहेगी। आपको याद आ रहा है जब हम पार्टनरशिप पढ़ते थे तो वी हैव सीन कि अगर कोई एक भी पार्टनर या तो आ रहा है या फिर जा रहा है या उसकी डेथ हो गई है या इंसॉल्वेंट हो गया है तो आपकी पूरी की पूरी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती थी। लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, इट हैज द परपेचुअल सक्सेशन, कि इवन इफ आपका कोई पार्टनर आ रहा है या जा रहा है ये फिर भी सदा सदा के लिए आपकी एलएलपी चलती रहेगी, जैसा कि आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा था। अब चलिए इसके कोई की कैरेक्टरिस्टिक्स को फटाफट से देखते हैं और हम इसको रिलेट करेंगे अपनी पार्टनरशिप और कंपनीज एक्ट से कि कैसे उसके फीचर्स इसमें आए हैं। सबसे पहला परपेचुअल सक्सेशन जो मैंने अभी बता दिया कि अनंत काल तक चलेगी। डेथ, इंसेनिटी, रिटायरमेंट एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर्स हैज नो इम्पैक्ट ऑन एलएलपी। किसी के आने जाने या किसी की मृत्यु, किसी की इंसॉल्वेंसी से एलएलपी एक्ट जो पर्टिकुलर आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उस पर कोई फर्क, उसके एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी पार्टनर आ सकता है, जा सकता है, लेकिन आपकी एलएलपी हमेशा के लिए कंटिन्यूज रहेगी इंडेफिनिट पीरियड के लिए। द ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव्स चेंजेस इन द मेंबरशिप, कि आपकी बेशक मेंबरशिप चेंज हो सकती है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी। सेकंड इसका कैरेक्टरिस्टिक, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये भी हमने पढ़ा है कि जैसे मैंने बताया एक अलग से लीगल एंटिटी की तरह ये काम करेगी। तो अब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे एलएलपी के अंदर वो सारे एलएलपी के नाम से होंगे। फॉर एग्जांपल मैं बनाती हूँ नीरू धामा लिमिटेड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लेट सपोज मैंने बनाया नीरू धामा लिमिटेड और नीरू सिंपल लिखते हैं, नीरू एलएलपी। लेट सपोज मैंने बना दिया, ये मेरी एक फॉर्म बन गई है एलएलपी की। अब इस फॉर्म में लेट सपोज मेरा, अब मैं कोई भी काम करूंगी तो मैं अपने नाम से ना करके मैं इस फॉर्म के नाम से अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करूंगी। एलएलपी इज लायबल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स। और जो इसके इस कंपनी के नाम पे, जो इस पर्टिकुलर एलएलपी के नाम पे, नॉट कंपनी, इस एलएलपी के नाम पे जितने भी एसेट्स होंगे अब वो लायबल होंगे। मेरी कोई पर्सनल लाइबिलिटी इस पर अराइज नहीं होती। पार्टनर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन ओनली, कि जितना मैंने अपना शेयर दिया था, लेट सपोज मेरा कोई एक पर्टिकुलर शेयर था, मैं सिर्फ उस शेयर के लिए लायबल हूँ, मैं पूरी तरह से अपने पर्सनल एसेट्स के लिए लायबल नहीं हूँ। मेरे जो इस फर्म के नाम पर जितने भी एसेट्स हैं वो अपने लायबल होंगे,
मेरी कोई पर्सनल लाइबिलिटी बीइंग अ पार्टनर इसमें नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल एजेंसी, हमें पता है कि यहाँ पे इंडिविजुअल जो पार्टनर हैं वो शील्ड किससे हैं, जॉइंट लाइबिलिटी से, और द अनदर बाय अनदर wrongful decisions, और ऑल पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ द एलएलपी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें ये लाइन है, इसको बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे। क्या कह रहा है ये, कि जितने भी पार्टनर हैं, लेट्स सपोज ये आपकी फर्म बनी है एलएलपी, नीरू एलएलपी, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एनएलएलपी, ठीक है। ये जो आपकी एलएलपी फर्म है, इसके तो आप एजेंट हो सकते हो। लेट्स सपोज मैं इसकी तो एजेंट हो सकती हूँ, लेकिन लेट्स सपोज मेरे साथ साथ कोई और 2-4 पार्टनर और थे इसी एलएलपी में, मैं उनकी एजेंट नहीं हूँ। इसको दोबारा सुनिए, मैंने क्या कहा, बीइंग नीरू, लेट्स सपोज मैं अभी एक पार्टनर, मैं इस फर्म की एजेंट हो सकती हूँ। नीरू एलएलपी जो है, मैंने अपनी अभी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म बनाई है, मैं बॉडी कॉर्पोरेट बनाई, मैं इसकी तो एजेंट हूँ, लेकिन मैं अपने पार्टनर्स की एजेंट नहीं हूँ। याद आ रहा है पार्टनरशिप के एक डेफिनेशन, उसमें वो क्या कहते थे, ऑल द पार्टनर्स आर एक्टिंग फॉर ऑल, और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और ऑल ऑफ देम आर एक्टिंग फॉर एवरीवन। तो मतलब समझ में आ रहा है कि वहां पे वो एक दूसरे के एजेंट होते थे और फर्म के भी एजेंट होते थे। यहाँ पे ऑल पार्टनर्स आर एजेंट टू द एलएलपी, बट नो पार्टनर कैन बाइंड द अनदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट, लेकिन कोई एक दूसरे का एजेंट नहीं है। ठीक है जी। एलएलपी एग्रीमेंट क्या होते हैं, जिसमें वो सारे राइट्स ड्यूटीज, जैसे हमने पढ़ा था ना, पार्टनरशिप डीड होती है लगभग वैसी, लेकिन अगर वो नहीं होगी तो आपके जो प्रोविजन है एलएलपी एक्ट के वो इसमें लगेंगे। और आप मुझे बताएंगे कौन से शेड्यूल में लिखा हुआ है, अभी हमने बस कुछ मिनट पहले ये डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं। एक और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आपकी जो एलएलपी है वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। हम सबको पता है कि ऑब्वियसली वो एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, लेकिन हम उसके नाम पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये हमने अभी पहले देख लिया है। विद ऑल द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, जैसे कि इंडिविजुअल के राइट होते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के, किसी बिजनेस में जाने के, किसी भी किसी के अगेंस्ट स्यू होने के और किसी के खिलाफ स्यू करने के, वो सारे राइट आपके एलएलपी के भी हैं। कॉमन सील है, कॉमन सील जैसे आपको पता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे पार्टनरशिप, जैसे हम प्रिंसिपल ऑफिस में जाते थे स्कूल में, तो एक उनकी स्टैंप होती थी, जो उस स्कूल की स्टैंप होती थी। आप सबको याद आ रहा होगा, जब आप कोई कंसेंट फॉर्म या कोई एप्लीकेशन लिखते थे, तो उस स्कूल की स्टैंप आपकी एप्लीकेशन फॉर्म पे लग जाती थी, जो कि उसकी सील, उसकी कॉमन सील थी। ठीक इसी तरह से एलएलपी की भी, जिस तरह से कंपनी की कोई कॉमन सील होती है, इस तरह से एलएलपी भी अपनी एक कॉमन सील बना सकती है, लेकिन ध्यान रखिए ये मैंडेटरी नहीं है। जो इसमें इंपॉर्टेंट है क्या है, नॉट मैंडेटरी फॉर एलएलपी टू हैव अ कॉमन सील। आगे बढ़ते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी, ये तो खैर इसका कैरेक्टरिस्टिक भी और इसका नाम भी, कि एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ एलएलपी फॉर अ बिजनेस पर्पस एंड पार्टनर्स आर नॉट एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। ये भी मैंने आपको बता दिया कि कोई भी एक दूसरे का एजेंट नहीं है, ये सब के सब आपकी एलएलपी के ही एजेंट है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, कौन मैनेज करता है, तो पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू मैनेज द बिजनेस। ऑब्वियसली जब ये चल ही फर्म पार्टनर्स पे रही है, तो पार्टनर्स आर दी वन हु वुड बी एंटाइटल्ड टू द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, उसके बिजनेस, और ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीगल कॉम्प्लाइंस। अब ये देखिए यहाँ पे नाम आया है कुछ, डेजिग्नेटेड पार्टनर है क्या, इसको डिटेल में समझेंगे आने वाली समय में, हम इसको समझेंगे कि क्या ये डेजिग्नेटेड पार्टनर है। लेकिन अभी फिलहाल ध्यान रखिए कि जो रिस्पॉन्सिबल है लीगल कंप्लाइंसेस के लिए, वो सिर्फ ये आपके डीपी हैं, वो सिर्फ आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं। अब ये होंगे कौन, क्या हैं, ये हम आने वाले वीडियो में, आने वाले सेक्शंस में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप की क्या रिक्वायरमेंट है, कि कितने पार्टनर मिनिमम और मैक्सिमम होने चाहिए। ध्यान रखिए, मिनिमम 2 और मैक्सिमम अनलिमिटेड, मतलब कि 2 टू इन्फिनिटी, बस यही है इसका मिनिमम और मैक्सिमम का क्राइटेरिया। क्या हो अगर 2 से भी कम हो जाए, ध्यान रखिए, अगर आपके पार्टनर 2 से भी अधिक कम हो गए हैं, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि अब क्या। बच्चे अगर देखिए, पार्टनरशिप कोई भी है, चाहे वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो या नॉर्मल पार्टनरशिप हो, वो पार्टनर बनते ही तब हैं जब वहाँ पे कोई 2 लोग आपके उस पर्टिकुलर फर्म में उस पर्टिकुलर बिजनेस को करने के लिए आए, तभी उनको हम पार्टनर बोल रहे हैं। तो अगर ऐसा हो जाए कि आपके 2 भी ना रहे, मतलब आपकी जो मिनिमम नंबर है ये भी ना रहे, ये भी रिड्यूस होके कोई लेट्स सपोज 1 बन जाए, तो आपको 6 महीने तक का समय दिया जाएगा। अगर 6 महीने तक आप कोई और पार्टनर नहीं ढूंढ पा रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, तो आप एकमात्र, पहली बात तो अब आपकी सारी लाइबिलिटी आपकी हो जाएगी, एलएलपी सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगी, और जितनी भी, चाहे आपने कितने भी ट्रांजेक्शन कर रखी हो, उन सब के लिए लाइबल वो पर्टिकुलर एक ही पार्टनर बन जाएगा। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, कि इफ
द नंबर ऑफ पार्टनर्स रिड्यूस बिलो 2 एंड द एलएलपी कैरीज ऑन बिजनेस, वो बिजनेस फिर भी चला रही है, मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से अधिक हो गए हैं, तो जितनी भी रिमेनिंग पार्टनर हैं बिकम पर्सनली लायबल। जो वो एकमात्र जो बचेगा वो पर्सनली लायबल हो जाएगा उस पीरियड के दौरान उसने जो भी ट्रांजेक्शन करी है उसकी लायबिलिटी के लिए। आगे बढ़ते हैं इसी में कि कौन आपका एलिजिबल पार्टनर है, कौन आपका पार्टनर बन सकता है। तो सेक्शन 5 इस चीज को डिस्क्राइब करता है दैट हु इज द एलिजिबल पार्टनर। सो एनी इंडिविजुअल और एनी बॉडी कॉर्पोरेट। देखिए इंडिविजुअल तो बताने की जरूरत नहीं है, कोई भी व्यक्ति विशेष आपका पार्टनर बन सकता है और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट बन सकती है। लेकिन यहाँ बॉडी कॉर्पोरेट थोड़ा सा नया शब्द है। क्या मतलब है बॉडी कॉर्पोरेट का, क्या उसमें आएगा और क्या नहीं आएगा। तो बहुत क्लियरली आपकी एक्ट बताती है कि बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है कोई भी कंपनी जो 1956 जो कि अब आपका 2013 हो गया है, कोई भी कंपनी जो 2013 की एक्ट में आपकी रजिस्टर हुई हो। ओके। कोई भी एलएलपी जो 2008 के एक्ट में रजिस्टर हुई हो। इसका मतलब कोई और भी एलएलपी आपकी पार्टनर बन सकती है क्या इस एलएलपी की? यस, बन सकती है। कोई भी एलएलपी, बहुत ध्यान से देखिए, आउटसाइड द इंडिया अगर कोई एलएलपी बाहर रजिस्टर हो रखी हो वो भी आपका पार्टनर बन सकती है। कोई और फॉरेन कंपनी जो बाहर इनकॉर्पोरेटेड होती हो वो भी आपका पार्टनर बन सकती है। ओके, तो यहाँ बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है कोई भी कंपनी या एलएलपी इंडिया की या आउटसाइड इंडिया आपका बॉडी कॉर्पोरेट बन के आपका पार्टनर बन सकती है। वेरी गुड। कौन नहीं बन सकते, ये बड़ा जरूरी है देखना। बच्चे पहला तो कॉर्पोरेशन सोल, मतलब सोल कॉर्पोरेशन, जो सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल कॉर्पोरेशन जिसको हम नाम देते हैं, वो आपका बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर नहीं आएगा। ओके। दूसरा, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी बॉडी कॉर्पोरेट का हिस्सा नहीं होंगी। तीसरा, कोई भी ऐसी स्पेसिफाइड बॉडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत एग्जेम्पलरी, बहुत एक्सप्लिसिटली मना किया हुआ है कि वो आपकी बॉडी कॉर्पोरेट का हिस्सा नहीं होगी, वो भी आप अपने बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं डाल सकते। गॉट इट। अब यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट की तो डेफिनेशन समझ में आ गई कि यहाँ पे जो बॉडी कॉर्पोरेट बोला था इसका क्या मतलब था। मूविंग अहेड, कौन आपका पार्टनर नहीं बन सकता। देखिए बन तो सकते थे इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट, अब बॉडी कॉर्पोरेट क्या था वो भी हमने समझा, लेकिन कौन नहीं बन सकते, तो वो है आपके पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, insolvent individuals and minors. These are the person who cannot become the partner. अब एक देखो बच्चे, एक और क्वेश्चन आता है, अनसाउंड माइंड कौन से। बच्चे अनसाउंड माइंड में आपकी दो कंडीशन होती है। पहला कि जिसको आप ऐसी सडनली कोई अनसाउंड माइंड बोल देते हैं वो नहीं, आपको किसी कंपिटेंट अथॉरिटी ने ये सर्टिफाई किया हो कि ये व्यक्ति विशेष अनसाउंड माइंड है, देन ओनली यू वुड कंसीडर दैट पर्सन एज अनसाउंड माइंड। उसके बाद इंसॉल्वेंट तो बताने की जरूरत नहीं, दिवालिया घोषित है, उसको भी आप पार्टनर नहीं बना सकते। और माइनर, ध्यान रखिए पार्टनरशिप एक्ट में माइनर आपके पार्टनर बन सकते थे फॉर द बेनिफिट्स, बट एलएलपी में आपका कोई भी माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। मेक इट वेरी क्लियर। थैंक यू। वो भी आपका पार्टनर नहीं बन सकता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी माइनर्स आपके पार्टनर नहीं बन सकते। अब क्वेश्चन आता है डीपी का, जो कि हमने पहले छोड़ दिया था। अभी हमने कहा था कि आने वाले पार्ट में हम देखेंगे कि ये है क्या डेजिग्नेटेड पार्टनर, जो कि इस पूरी एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और सारी लीगल प्रोसीडिंग का भी जिम्मा अपने हिस्से लेते हैं। तो है कौन है डेजिग्नेटेड पार्टनर? लेट्स सी। सबसे इंपॉर्टेंट इनका सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्या बताता है कि पहली बात, डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने होने चाहिए, और फिर हम देखेंगे कि क्या उनकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है किसी भी एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर होने की। तो आपकी एक्ट कहती है कि किसी भी एलएलपी में, किसी भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने जरूरी हैं। अगर सिर्फ 2 पार्टनर हैं तो दोनों के दोनों ही डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। अगर 20 हैं तो भी 2, अगर 50 हैं तो भी 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर एटलीस्ट होने चाहिए। आपकी इच्छा है तो आप उसके नंबर को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा क्या, क्या रिक्वायरमेंट होती है वो अब हम देखते हैं। शुरुआत करते हैं इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट से। सो द डेजिग्नेटेड पार्टनर मस्ट बी एन इंडिविजुअल। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता चली कि किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को हम अपना डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं मान सकते। अभी बॉडी कॉर्पोरेट क्या है वो हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। तो क्या कहा कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकती, इट मस्ट बी और ही और शी मस्ट बी
द इंडिविजुअल, ओके, कि कोई व्यक्ति ही विशेष होना चाहिए, कोई बॉडी कॉर्पोरेट वो नहीं हो सकती. सेकंड, एटलीस्ट वन डेजिग्नेटेड पार्टनर शेल बी द रेजिडेंट ऑफ इंडिया. अच्छा, यहाँ पे रेजिडेंट का रूल आया. तो आपको याद होगा जब हम पार्टनरशिप की एलिजिबिलिटी पढ़ रहे थे, लेट सपोज एलएलपी में ही कौन पार्टनर बन सकता है हम ये देख रहे थे, तो हमने देखा था कि कोई भी पार्टनर, कोई भी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट, या तो आउटसाइड इंडिया या विद इन इंडिया आपका पार्टनर बन सकती है. लेकिन जब मैं डेजिग्नेटेड पार्टनर की स्पेसिफिकली बात करती हूँ, तो उसमें लेट सपोज आपके पास दो डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं, उसमें से कोई एक डेजिग्नेटेड जो पार्टनर है वो आपका रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी है. वो आपका रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए. ही मस्ट बी द रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कोई एक आउट ऑफ टू. उसके बाद रेजिडेंट पार्टनर मस्ट हैव स्टेड इन इंडिया फॉर नॉट लेस. अच्छा ठीक है, अभी रेजिडेंट ऑफ इंडिया की जो क्या कंडीशन होती है वो तो हम सबको पता ही है, हमने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा कि जब मैं बात करती हूँ किसी को कि वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, देखिए मैं सिटीजन की बात नहीं, रेजिडेंट की बात कर रही हूँ. सो प्लीज मेक श्योर इन इट कि जब मैं रेजिडेंट की बात करती हूँ तो इसका मतलब तो पिछले प्रीवियस ईयर में नॉट लेस देन 182 डेज वहां पे स्टे किया हो उसने इंडिया में, इज द रेजिडेंट पार्टनर. बट व्हाट इफ अगर एक ऐसा स्पेशल केस बनाया जाए कि आपके जितने भी पार्टनर्स हैं सभी बॉडी कॉर्पोरेट हैं, देन बिकॉज हमने अभी यहाँ पे पढ़ा दैट only individuals can become the designated partners. But what if all are the body corporates? Then at least two individual partners or nominees of the body corporates shall act as the designated partner. Moving ahead to the appointment methods. So what are the appointment methods of LLP? Let's see. When we are talking about the incorporation document, then whatever it is specified in the incorporation document you have to fulfill that. For all partners, every partner from time to time become designated partner, okay. For the LLP agreement, any partner may become or cease to designated partner as per the agreement, ओके. सो डेजिग्नेटेड पार्टनर के अपॉइंटमेंट का समझ में आया कि इनकॉर्पोरेशन में जैसा जैसा उसका लिखा हुआ है वो सारी उसको ड्यूटीज माननी पड़ेंगी. कोई भी पार्टनर आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर समय समय पे बन सकता है. एंड थर्ड, दैट वट एवर इज रिटन इन द एग्रीमेंट ऑफ द LLP can become or can cease to become the partner in the LLP. Is there any filing requirement for the designated partner? Answer is yes. As per section 7 subsection 4, individual consent to become designated partner is filled in the form 9. Most important section, that in form 9 individual consent is required. Particulars of designated partners filled in the form 4. These forms are really very important, that form 2, form 4 and form 9. For form 9 we have the individual consent. For form 4 we are particulars of the designated, we have the particulars of the designated partners and individual giving consent files, form number 2 with the prescribed fees as per the LLP Act 2008. Now what are the disqualifications? Very important, rule 9. What it state? A person shall not be appointed as designated partner if adjudged insolvent within the preceding 5 years. वो पिछले 5 साल में कहीं भी किसी भी रूप में इंसॉल्वेंट ना हुआ हो. दूसरा, सस्पेंडेड पेमेंट टू क्रेडिटर्स विद इन 5 years विदाउट कंपोजिशन, कि आपने बिना किसी कंपनसेशन के या कुछ भी आपने 5 साल तक या पिछले 5 साल में किसी भी क्रेडिटर की अगर पेमेंट रोकी है तो भी आप डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते. थर्ड, convicted for offense involving moral turpitude with imprisonment of 6+ months. अगर आपको कोई 6 महीने से अधिक की जेल या किसी भी moral turpitude में आप convicted हुए हैं for the offense, then also you are not eligible for becoming the designated partner. Next, convicted under section 30 of LLP Act, which is of fraud. So if you are involved in any fraudulent activity as per section 30 of the LLP Act, then also you are not eligible for becoming the designated partner. So these are the 4 important criteria for the disqualification of the
partner. Now, what are the liabilities? So section 8 discussed about the liabilities of the designated partners. See, designated partners is one of the important section or one of the important topic in the whole LLP. So we have to take care of each and every section in it. So while we are talking about liability of designated partners, so designated partners are responsible for all acts required by LLP to comply with the act provisions. Second, liable for the penalties for the contraventions of the provisions. It means that if there would be any contraventions or any loopholes or any mistakes in the provisions, then penalty would be again liable to the designated partner only. Third, required to file documents, returns, statements, and reports as per the agreement. So whatever the return, statement, or documents are required to file in the LLP is again the responsibility of designated partners. So it is somewhere looking like the class monitor where he has to manage all the students, also manage their the small activities. So quite similar, we have the designated partner who also taken care of all the required acts. He's also responsible for the contravention of the provisions. He's also responsible for the file documentations, returns, and the annual statements, reports, and so on. So these are the liabilities of the DP, which is mentioned in section 8. Moving ahead, section 9, it shows the vacancy procedure. What if somebody has left for the from the position of DP, then what? अगर कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर की पोजीशन को छोड़ के जाता है तो कितने समय तक वो वेकेंट हो सकती है उसकी पोजीशन? एज वी ऑल आर अवेयर कि आपकी एलएलपी में कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर होने जरूरी है? मिनिमम 2. फॉर एग्जांपल, कोई एक व्यक्ति विशेष आपकी एलएलपी को छोड़कर चला गया है, देन हाउ मेनी designated partners are left? Only 1. So कहते हैं within 30 days of this vacancy, it is very important that within 30 days of the vacancy you have to appoint a new designated partner. This is again written in your LLP Act 2008. What if you are unable to do that? So if no, then designated partner appointed or only one exists, each partner is deemed to be a designated partner. कि लेट सपोज आपकी पूरी फॉर्म में 7 पार्टनर्स हैं, जिसमें से आपके 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर थे एंड 1 हैज लेफ्ट from your organization. One designated partner has left. Now only one designated partner is there in the organization, and total how many partners are there? Only 6. So if within 30 days you are not able to fulfill this vacancy of one designated partner, then what would happen? All the 6 members would become the DP. These are deemed designated partners, deemed to be designated partners. So these are again provisions as per section 9. Moving ahead, what are the penalties for non-compliance? So if you are not complying the provisions of LLP Act, then these penalties are written in section 10. Most important. Moving ahead, section 10, subsection 1. It shows the violation of section 7. So in section 10, we have, so for every violation, we have the different penalties. For example, 10 subsection 1 state the violation of section 7, which shows the fine for not less than 10,000 or may exceed up to 5 lakh rupees, and it applies to LLP and every partner. So if you violate the section 7, and we have already discussed the section 7, you would have to tell me that what is the section 7, and if you are violating this section, then you would going to bear the penalty of not less than 10,000, जो कि 5 लाख रुपए तक भी जा सकती है. उसके बाद अगर आप सेक्शन 7, सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 और सेक्शन 8 और 9 जो हमने अभी ऊपर देखा था, चाहे वो आपका वैकेंसी से रिलेटेड हो, आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर से रिलेटेड हो, अगर उसमें कोई आपने वायलेशन कर दी तो भी आपका 10,000 से लेके लगभग 1 लाख तक की आपकी पेनल्टी हो सकती है. आगे बढ़ते हैं. कैसे फॉर्म होती है? अब आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर का जितना भी था, वी हैव ऑलरेडी सीन ऑल ऑफ देम. आप देख सकते हैं रूल 9 से लेके सेक्शन 7(4) क्या है, आपका 7 क्या है, 7(1) क्या है, एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ डेजिग्नेटेड पार्टनर का सारा आपका कंप्लायंस जो भी था, जितना भी आपका टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है.
मीनवाइल भी अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में यू आर ओपन टू आस्क some questions. I will definitely going to answer them. Moving to the formation and incorporation of LLP. अब वो क्या है, कैसे बनती है आपकी LLP? So steps in incorporation. सबसे पहला आपको अपना कोई नाम रिजर्व कराना होगा. अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप अपना नाम देने में असक्षम हो जाते हैं या फिर यू आर इनकैपेबल ऑफ गिविंग योर नेम टू द ROC विच इज द रजिस्ट्रार ऑफ द LLP, और इसको ROC ही बोलते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, देन आपको आपका ROC ही कोई नाम आपको दे देंगे. सबसे बेटर है कि आप ही अपना नाम उनको सजेस्ट करें. सबसे पहला होता है रिजर्वेशन ऑफ नेम. उसके बाद आपका होता है सबमिशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट. जितनी भी आपकी इनकॉर्पोरेशन की जो शुरुआत करने की, कंपनी बनाने की जितनी भी डॉक्यूमेंट है वो सारी आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके सबमिट करेंगे. और फिर फाइनली आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है LLP की. क्या फीस होती है देख लीजिए. अगर आपकी LLP की कंट्रीब्यूशन 1 लाख या 1 लाख से कम है तो आपकी 500 होती है. अगर आपकी 5 लाख तक है तो 2000 रुपये फीस है. 5 लाख से 10 लाख है तो आपकी 5000 फीस है. और अगर आपकी 10 लाख से भी ज़्यादा LLP की कंट्रीब्यूशंस हो रही हैं, मतलब जो आपकी पर्टिकुलर LLP बन रही है, तो आपको 4000 रुपये फीस देनी पड़ेगी. दीज आर जस्ट रजिस्ट्रेशन फीसेस. सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट एटलीस्ट यू शुड नो if you are really inclined to open some future prospects or future businesses. रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होती है, सेक्शन 13 में बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि हर एक LLP की भी एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगी. अगेन आपको आपकी कंपनी एक्ट की याद आ रही होगी कि उसमें भी सेम हम यही पढ़ते थे कि कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए. ठीक उसी तरह से LLP का भी शैल हैव आई एम टेलिंग यू, दे मस्ट हैव द रजिस्टर्ड ऑफिस. उसके बाद ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिस में भी एड्रेस टू दिस ऑफिस. जितने भी आपके कम्युनिकेशन और नोटिस आएंगे वो उसी पर्टिकुलर ऑफिस में आएंगे. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ दिस कंपनी. मैंने आपको बताया था कि जो ROC है वही इस पर्टिकुलर ऑफिस का भी रिकॉर्ड मेंटेन करता है, और रजिस्ट्रेशन भी आपकी ROC ही करेगा. क्या इफेक्ट होते हैं जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है? सेक्शन 14 स्टेट्स दैट ऑन रजिस्ट्रेशन एन LLP शैल बी कैपेबल ऑफ. क्या क्या वो कर सकती है जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, और क्यों जरूरी है किसी भी LLP का रजिस्टर कराना? एज यू ऑल आर अवेयर दैट पार्टनरशिप एक्ट में तो हमें कोई ऐसे रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं थी, बट कंपनीज एक्ट में पड़ती थी. अगेन आई सेड LLP इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड दी कंपनीज एक्ट. तो यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन जरूरी होती है. और उस रजिस्ट्रेशन को कराने के बाद क्या चीजें इफेक्ट में आ जाती हैं? पहला, suing and being sued in its own name. कि अब LLP के नाम से न केवल आप sue कर सकते हो किसी को, बट आपके ऊपर भी जो sue होगा वो आपके इंडिविजुअल नेम पर नहीं, या इंडिविजुअल या कोई पर्सनल किसी के नाम पर नहीं, बल्कि आपकी कंपनी के नाम पर. जो आपकी LLP एक्ट है, स्पेसिफिकली जो LLP आपने बनाई है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो बनाई है, उसी के नाम पर आपका पर्टिकुलर केस दर्ज हो सकता है. उसके अलावा आप उसके नाम पर, LLP के नाम पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बनाया राधा LLP. सो राधा LLP के नाम पर ही आप कोई आप एसेट भी होल्ड कर सकते हो, ओन कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो, कोई आपकी फर्म बना सकते हो, प्रॉपर्टी बना सकते हो, एवरीथिंग. और आपकी अपनी एक LLP राधा LLP के नाम से फॉर एग्जांपल आप एक कॉमन सील भी बना सकते हो. अगेन आप जो भी काम करेंगे आप अपनी LLP के एक्ट के अंदर कर सकते हो. तो देखिए फायदे तो बहुत है आपकी. अगर LLP बन जाती है तो आप उसके नाम से अपनी एक प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप अपना कोई भी कॉमन सील रजिस्टर. मूविंग टू द नेमिंग कन्वेंशन. सो आपकी जैसे किसी भी पार्टनरशिप में तो हमने कभी सुना ही नहीं कि किसी पार्टनरशिप कंपनी या सॉरी पार्टनरशिप फर्म के नाम के बाद उन्हें कोई ऐसा कुछ मैंडेटरी लोगो या कुछ लगाना होता है, बट LLP में ऐसा है. LLP जैसे आपकी कंपनीज एक्ट में होता है ना, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाना होता है, ठीक उसी तरह से LLP में भी जो भी आपका नाम था, जैसे मैंने अभी आपको बताया राधा, सो राधा के बाद आप लगाएंगे राधा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. गॉट इट? तो हर किसी नाम के आपकी जो भी आपकी फर्म का जो भी आपके LLP का नाम होगा उसके बाद आपको LLP लिखना बड़ा जरूरी है. सिंपल. मूविंग अहेड, what are the documentation requirement as per section 21? LLP shall ensure invoices, official correspondence and publication bear. ओके, उसमें भी उनका नेम, एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर इज रिक्वायर्ड. एंड स्टेटमेंट, अगर रजिस्टर्ड आपकी LLP है तो उसकी स्टेटमेंट भी उसमें लगती है. मूविंग, व्हाट इफ अगर आप सेक्शन 13 और 21 को नहीं फॉलो करते हैं? What if you are not following the section 13 and 21, then the penalties would arise. कौन सी पेनल्टी? पहली,
ना तो वो सबसे पहली बात तो वो 2,000 रुपये से कम हो नहीं सकती, जो कि 25,000 रुपये तक भी आएगी। अगर आपने अपने सेक्शन 13 क्या था, सेक्शन 13 आपका, अगर आपने ऊपर देखा हो, आपका सेक्शन 13 क्या था, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस वाला सेक्शन। तो अगर रजिस्टर्ड ऑफिस वाले सेक्शन में या आपने अपने सेक्शन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वाले में अगर कहीं कुछ गड़बड़ की है, कुछ नॉन कंप्लायंस कर दी है, तो आपकी फाइन 2,000 से 25,000 रुपये तक लग सकती है। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल ईयर डेफिनेशन। हर किसी के लिए फाइनेंशियल ईयर की अलग परिभाषा होती है, लेकिन हमें पता है एक स्टैंडर्ड, अगर मैं बात करूँ कि अकाउंटिंग टर्म्स में अगर मैं बात करूँ, तो मुझे पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कोई भी पर्टिकुलर ईयर इज द स्टैंडर्ड फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2021 या फिर मैं 2025 की बात करूँ, तो 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक का मेरा एक स्टैंडर्ड फाइनेंशियल ईयर होगा। लेकिन अगर कोई रिसेंटली इनकॉर्पोरेटेड एलएलपी होती है, तो उसके लिए आपका फाइनेंशियल ईयर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे? बहुत ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट है, लेकिन अगर समझ गए तो हमेशा के लिए ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि इफ LLP is incorporated after 30th September of a year। क्या बोला? यदि आप 30 सितंबर के बाद अगर आप इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, तो फाइनेंशियल ईयर मे एंड ऑन 31 मार्च ऑफ द ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर। फॉर एग्जाम्पल, अब आप इसको समझना कि लेट सपोज 30 सितंबर के बाद कोई भी डेट आप ले लीजिए रैंडम, इन्होंने ले ली 15 अक्टूबर लेट सपोज, तो लेट सपोज 15 अक्टूबर 2017 को आपकी LLP फॉर्म हुई। अब आपका फाइनेंशियल ईयर क्या होना चाहिए? हमें पता है अगर 1 अप्रैल से शुरू होता है तो 31 मार्च होना चाहिए, तो मैं बोल सकती हूँ 31 मार्च 2018। नो, अगर आपका 15 अक्टूबर मतलब 30 सितंबर के बाद कोई भी डेट होगी, तो फाइनेंशियल ईयर मे रन फ्रॉम 15 अक्टूबर टू 31 मार्च 2019। हैव यू सीन इट? दिस इज द एक्सेप्शन फॉर द रिसेंटली इनकॉर्पोरेटेड LLP। क्या हुआ इसमें कि जो आपके 15 अक्टूबर से अगर मैं लगाऊं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, वो 6 महीने तो आपको मिले ही। उसके बाद फिर से वो पूरा 1 साल आपका पूरा ही एक फाइनेंशियल ईयर काउंट किया जाएगा। एंड दिस इज अगेन अ वेरी अमेजिंग फीचर। अगर आप 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट होते हैं, तो उसके बाद जो आने वाला 31 मार्च है वो नहीं, बल्कि अगले साल के 31 मार्च तक का आपका एक फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। मूविंग अहेड, इनकम टैक्स कंप्लायंसेस। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर, जो कि आप सबको पता है 1 अप्रैल 31 मार्च को ही आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपकी जितनी भी एनुअल रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनके लिए मानता है। ऑल LLP शुड मेंटेन द कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ईयर अलाइंड विद द इनकम टैक्स लॉ। कि आप भी जो भी आप LLP अपनी फॉर्म कर रहे हो, वो भी आप इनकम टैक्स लॉ के साथ ही अलाइन करके ही अपना फाइनेंशियल ईयर बनाओगे। कुछ भी रैंडमली आप अपनी तरफ से नहीं कर सकते। दिस इज ऑल्सो रिटन इन दी 2008 एक्ट ऑफ LLP। क्या राइट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो एकदम डिफॉल्ट राइट, जो कि मुझे आपको मैंने बताया भी था कि हमने, अगर आपको याद हो, हमने फर्स्ट शेड्यूल में पढ़ा था कि अगर आपकी LLP एग्रीमेंट नहीं होती तो क्या म्यूचुअल राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आपके शेड्यूल 1 में लिखी हुई हैं। तो वही सारे डिफॉल्ट राइट्स, इसका नाम भी क्या दिया, डिफॉल्ट राइट। डिफॉल्ट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपके एग्रीमेंट से बाहर है। आप अपने एग्रीमेंट में लिख सकते हैं कि फलां व्यक्ति इतने लेगा, फलां व्यक्ति इतने रुपए लेगा, फलां व्यक्ति इतनी सैलरी लेगा, लेकिन व्हाट इफ अगर आपके एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर आप क्या मानेंगे? ये उसकी तरह है। ये सारे वो डिफॉल्ट राइट्स हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कैपिटल प्रॉफिट और लॉस की, तो ऑल पार्टनर्स एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बोला? कि सभी के सभी आपकी बराबर कैपिटल होगी, बराबर प्रॉफिट होगा और बराबर ही आप लोग लॉस शेयर करेंगे। इंडेमनिफिकेशन बाय LLP, किसको इंडेमनिफाई कर सकती है वो? सो LLP शेल इंडेमनिफाई ईच पार्टनर फॉर पेमेंट मेड इन ऑर्डिनरी बिजनेस कंडक्ट की जो भी बिजनेस कंडक्ट की, लेट्स सपोज इंडेमनिफाई हमने सबने पढ़ा हुआ है। एंड स्पेसिफिकली ऑल माय लॉ स्टूडेंट्स दे नो कि अगर आपने किसी के बिहाफ पे कोई काम किया तो आपको इंडेमनिफाई कौन करेगा पीछे से? तो LLP कहती है मैं आपको इंडेमनिफाई करने के लिए तैयार हूं यदि आपने कोई भी पेमेंट अपने बिजनेस कंडक्ट में, ऑर्डिनरी बिजनेस कंडक्ट में की है तो। LLP indemnify for the personal liability incurred for preservation of business और property। अगर ऐसा कुछ सीन हुआ कि आपने अपनी पर्सनल लाइबिलिटी को भी लेट सपोज दाव पे लगाया ताकि आपको अपने बिजनेस को प्रिजर्व कर सके, तो उतना भी आपको फिर आपकी LLP जो पर्टिकुलर एक्ट है, जो LLP के पर्स से एसेट्स है, उसमें से आपको इसकी पेमेंट की जाएगी। पार्टनर इंडेमनिफिकेशन, एवरी पार्टनर शेल इंडेमनिफाई LLP लॉस फॉर कॉज्ड बाय हिज फ्रॉड इन बिजनेस। क्या कहा? कि अगर आपने
कोई फ्रॉड या कोई गलत काम किया और उससे अगर कोई लॉस हुआ है तो वो फिर हर एक पार्टनर की लायबिलिटी बन जाती है कि आप अपने व्यक्तिगत एसेट से ही उसकी भुगतान करें। ठीक है, क्या बोला मैंने इसमें? एवरी पार्टनर शैल इंडेमनिफाई एलएलपी फॉर लॉस कॉज्ड बाय हिज फ्रॉड इन बिजनेस, कि अगर आपने किसी गलत इंटेंशन से कोई बिजनेस एक्टिविटी कर दी है तो उसके बाद होने वाला लॉस सारा आपका खुद का व्यक्तिगत पर्सनल लॉस हो जाएगा। राइट टू पार्टिसिपेट, किसके पास अधिकार होता है पार्टिसिपेट का? एवरी पार्टनर मे टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ एलएलपी, हर एक पार्टनर के पास अधिकार है कि वो पार्टनर बन सकता है। अच्छा, इसमें एक रैपिड फायर करती हूँ, फिर से कोई 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। पहली बात, क्या कोई माइनर आपका पार्टनर बन सकता है क्या? दूसरा, आप किसी को अनसाउंड माइंड पार्टनर कह रही हैं तो वो कब? आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। रेम्यूनरेशन पे बात करते हैं, मूविंग अहेड टू द रेम्यूनरेशन। क्या रेम्यूनरेशन रहेगी? तो नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन। अब आपको पार्टनरशिप एक्ट की याद आ रही होगी, वहां पे भी सेम चीजें लिखी हुई थी कि कोई भी पार्टनर किसी भी तरह की रेम्यूनरेशन के लिए एलिजिबल नहीं है अनटिल और अनलेस इट इज एग्रीड। देखिए क्या लिखा है, अनलेस इट इज एग्रीड, कि अगर ऐसा कुछ आपकी एग्रीमेंट में ही आपने लिख दिया कि भैया हमें इतने फलां व्यक्ति को फलां पेमेंट या कुछ सैलरी देनी है तो आप देंगे, अन्यथा किसी की भी कोई भी रेम्यूनरेशन पर से नहीं अराइज होती। अगर कोई नया पार्टनर आता है तो कहते हैं कि नो पर्सन में बी इंट्रोड्यूस एज अ सेपरेट और अ न्यू पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब हर एक एग्जिस्टिंग पार्टनर की सहमति, उनका कंसेंट लेना जरूरी है किसी भी नए पार्टनर को इन्वॉल्व करने के लिए स्पेसिफिकली। ठीक है, एक्सपर्जन, किसी का अगर हमें बाहर निकालना हो कैसे कर सकते हैं? कहते हैं अगर आपकी इच्छा है कि आप मेजोरिटी में आके किसी एक व्यक्ति को बाहर निकाल देंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते। मार्क माई वर्ड्स, नो मेजोरिटी। आप लेट सपोज, आप अगर मैंने बात की थी कि हम 7 लोग थे, उसमें से मैंने 5 लोगों ने मिलके एक व्यक्ति को निकालने की कोशिश करी, आप नहीं निकाल सकते। नो मेजोरिटी कैन एक्सपेल एनी पार्टनर अनलेस पावर कन्फर्ड बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। ऐसा कुछ आपने लिखा ही हो कि भैया 5 लोग मिलके, आपके एग्रीमेंट में ऐसा लिखा था कि 5 लोग कोई मिलके किसी भी पार्टनर को निकाल सकते हैं और इतना आपके पास अधिकार है। अगर आपके एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है तो कुछ नहीं कर सकते, अदरवाइज अदरवाइज अन्यथा आप ऐसा कोई भी एक्सपल्जन किसी भी पार्टनर के साथ नहीं कर सकते हैं। मूविंग अहेड, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उसके लिए आप कहाँ जाएंगे? तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए फॉर द फ्रॉम द एलएलपी एग्रीमेंट रेफर्ड फॉर आर्बिट्रेशन पर, कब? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में जैसा लिखा हुआ है उसके बेसिस पे ही आर्बिट्रेशन करेगा। अच्छा, आर्बिट्रेशन क्या होती है? आर्बिट्रेशन का मतलब होता है थोड़ा सा समझौता, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ अपने मतभेद को मिटाकर किसी एक कंसाइज सोल्यूशन पर आना। तो किसके तहत होगा वो? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के तहत। अच्छा, इंपॉर्टेंट सेक्शन अगेन, सेक्शन 27, लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी क्या है? व्हाट आर द लाइबिलिटीज ऑफ एलएलपी? मूविंग अहेड, कब एलएलपी आपकी लायबल हो जाएगी? एलएलपी लायबल इफ पार्टनर इज लायबल एज रिजल्ट ऑफ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, कि अगर आपने कोई ऐसी गलत एक्ट कर दी है तो आपका जो इफ सो अगर आपके पार्टनर ने पर्टिकुलरली कोई ऐसी गलत काम कर दिया तो आपका पार्टनर जो है लायबल होगा, तो अल्टीमेटली आपकी एलएलपी लायबल हो जाती है। एक्ट मस्ट अकर इन कोर्स ऑफ एलएलपी बिजनेस, आपने कोई ऐसी एक्ट कर दी, कोई भी, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज राइट और रॉन्ग, वट एक्ट यू हैव डन ड्यूरिंग योर बिजनेस आवर्स, और आपने बिजनेस एक्टिविटी के थ्रू आपने लेट्स सपोज किसी को पेमेंट करी, किसी से रिसीट लिया, कोई सामान खरीदा बेचा, उन सब की लायबिलिटी उस आपकी एलएलपी के नाम पे आ जाती है। दूसरा, ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी, सोली ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी, क्या कहा कि जो जितनी भी ऑब्लिगेशन एलएलपी की बनती हैं वो किसी भी पार्टनर की आप उसके क्षेत्र में या उसकी गोदी में नहीं डाल सकते कि भैया ये आपकी जिम्मेदारी होगी या ये किसी पर्टिकुलर पार्टनर की जिम्मेदारी होगी, नहीं, वो एलएलपी के नाम से दर्ज हुई है, वो जिम्मेदारी भी केवल एलएलपी की ही होगी। लेकिन एलएलपी, क्योंकि हमें पता है कि कोई वो कुछ पर्टिकुलर एलएलपी कोई एग्जिस्टिंग बॉडी तो है नहीं, तो फिर वो किसके उसमें आ जाती है, वो थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखेंगे कि आपके जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं वो आपकी लीगल कंप्लायंस के लिए ज्यादातर लायबल होते हैं। मूविंग अहेड, लेकिन किसके नाम पर होंगे? वो कभी भी अपने व्यक्तिगत नाम पर नहीं, वो हमेशा एलएलपी के नाम पर ही वहां पर स्यू किए जाएंगे। कब एलएलपी बाउंड नहीं होती? इफ पार्टनर हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट फॉर एलएलपी। लेट्स सपोज कोई एक पार्टनर है, लेट्स सपोज ही इज द पार्टनर, और उन्होंने कोई पर्टिकुलर एक्ट कर दी जिसमें के लिए वो लायबल, मतलब जिसको उसको अथॉरिटी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने
ए को मना किया हुआ है कि आप कोई भी हमारी फर्म से कुछ भी सेल नहीं करेंगे, हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि पार्टनर ए वुड नॉट सेल एनीथिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी, और उसने सेल कर दिया। या उसके लिए लिखा हुआ था कि आप कुछ भी परचेज नहीं कर सकते, कोई सिर्फ सी और डी है, केवल यही हमारी फर्म में परचेज करेंगे, ऐसा आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, लेकिन आपके ए व्यक्ति ने आके कोई परचेज कर दी। अब इसकी अथॉरिटी नहीं थी लेकिन इसने कर दी। अब आप एलएलपी के खिलाफ केस नहीं करेंगे, आप इसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ पर्सनली, ये पर्सनल लायबल हो गया, और इसी के खिलाफ आप इसका केस करेंगे। क्या बोला? इफ पार्टनर हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट फॉर एलएलपी इन अ पर्टिकुलर एक्ट, और दूसरा क्या बोल रहा है? पर्सन आइदर नोज ऑफ लैक ऑफ अथॉरिटी और डजंट बिलीव पार्टनर टू बी एलएलपी पार्टनर। क्या कहा? पहली बात तो उसके पास अथॉरिटी कम है, दूसरा वो पार्टनर ही नहीं है एलएलपी का, तो भी आप किसी भी उसमें, किसी भी कंडीशन में इन दोनों में से आप एलएलपी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ही जिम्मेदार ठहराएंगे जिसने बिना किसी अथॉरिटी के आपकी फर्म के नाम पर कोई सेल या परचेज कर दी। मीटिंग कब होती है? मीटिंग एलएलपी लाइबिलिटीज, मतलब आप कब अपनी लाइबिलिटीज को आप कैसे मीट करेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया, एलएलपी कोई एग्जिस्टिंग, कोई ऐसा कोई ह्यूमन तो है नहीं, तो वो कैसे लाइबिलिटी को करेगा? उसने कहा कि जो भी एलएलपी की नाम पर, चाहे वो उसकी कंपनी हो या उसके फर्नीचर हो या उसके कोई एसेट्स हो या उसकी कोई प्रॉपर्टी हो, वो उसी से अपनी सारी लाइबिलिटीज को पूरा करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई परचेज करी है एलएलपी के नाम पर और अभी उसकी ऑब्लिगेशन आ गई, तो अब मैं पेमेंट किससे करूंगी? मैं पेमेंट करूंगी सिर्फ आपकी एलएलपी की प्रॉपर्टी से ही। क्या कहा है यहाँ पे? सुनिए, एलएलपी की जो लाइबिलिटी है वो कैसे मीट करता है? मेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी ओनली। ठीक है। अब पार्टनर एज एजेंट, क्या पार्टनर एजेंट हो सकता है? लेकिन किसका? अब ये थोड़ा सा दिलचस्प है जानना, देखते हैं किसका एजेंट बन सकता है आपका पार्टनर। सो हेयर वी आर, एज पर सेक्शन 26, एवरी पार्टनर ऑफ एन एलएलपी इज द एजेंट ऑफ एलएलपी। इसको आप बिल्कुल स्टार मार्क कर सकते हैं कि वो एजेंट तो है, लेकिन किसका एजेंट है? अपनी एलएलपी का ही एजेंट रहेगा। मैंने ये बहुत शुरू में भी डिस्कस किया था, क्या वो किसी व्यक्ति विशेष का या किसी अदर पार्टनर का एजेंट बन सकता है? जवाब है नो, बिल्कुल नहीं बन सकता। अब आप सेकंड लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पार्टनर इज नॉट द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर, कि मैं किसी पार्टनर का एजेंट नहीं हूं, मैं पूरी फर्म, जो एलएलपी फर्म है, मैं इसका एजेंट हूं, मैं इसके नाम पे काम करता हूँ। पार्टनर कैन बाइंड द एलएलपी बट नॉट द अदर पार्टनर। आप एलएलपी के एजेंट हो सकते हो, लेकिन आप किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी पार्टनर के, किसी भी दूसरे पार्टनर के आप एजेंट नहीं हैं। ओके, और यही इसमें अलग आपकी पार्टनरशिप एक्ट से पहचान है। लाइबिलिटी क्या है किसी भी इंडिविजुअल पार्टनर की? सेक्शन 28 बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से ध्यान रखेंगे, क्या एक एक लाइबिलिटी हम पढ़ेंगे। पहली, लिमिटेड लाइबिलिटी प्रिंसिपल, हमें पता है, यही तो इसमें खासियत थी पार्टनरशिप से, कि जब पार्टनरशिप की बात आती है तो आपकी पर्सनल एसेट्स भी गिरवी रख दिए जाते हैं पार्टनरशिप की सारी लाइबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए। और एलएलपी का तो नाम ही है लिमिटेड लाइबिलिटी, इसका मतलब आप पर्सनली लाइबल नहीं होंगे। पढ़िए क्या लिखा है। पार्टनर्स नॉट पर्सनली लाइबल सोलली बाय द रीजन ऑफ बीइंग पार्टनर, केवल वो पार्टनर है इसलिए वो सोलली लाइबल नहीं होंगे। लाइबल तो होंगे, पर्सनली लाइबल नहीं होंगे। देखिए क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, कि लेट सपोज आपका एक आपका इतना शेयर है इस पर्टिकुलर फॉर्म में, तो आप सिर्फ उस शेयर तक लाइबल हो सकते हो। लेट सपोज आपका कोई घर बना हुआ है, वहां आपकी एलएलपी नहीं पहुंच सकती। आप, क्योंकि आपकी एक्ट कहती है कि आप पर्सनली लायबल नहीं हो। लेकिन व्हाट इफ अगर ये आपकी पार्टनरशिप एक्ट होती तो फिर आप पर्सनली लायबल हो जाते। दूसरी चीज क्या बोली है? पार्टनर विल बी पर्सनली लायबल फॉर हिज ओन रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा गलत काम किया है, कोई फ्रॉड किया है, तो आप बिल्कुल, आपकी पर्सनल लाइबिलिटी पे भी क्वेश्चन हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइबिलिटी भी अराइज हो सकती है अगर आपने किसी फ्रॉड इंटेंशन से कोई भी एक्टिविटी कर दी। वो प्रूफ होती है कोर्ट में, डोंट वरी, वो आप ऐसे किसी को क्लेम नहीं कर सकते। अगर कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में अगर वो प्रूफ हो जाता है, देन ओनली यू आर पर्सनली लायबल, कि आपकी रॉन्गफुल एक्ट वहां पे प्रूफ हो जाए। तीसरा, पार्टनर विल नॉट बी पर्सनल लायबल फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। लेट सपोज ये आपका ए व्यक्ति है, ये पर्टिकुलर ए व्यक्ति ने कोई फ्रॉड कर दिया, ये आपका पार्टनर था, और उसके अलावा वहां पे बी, सी, डी, ये सारे पार्टनर भी बैठे हुए हैं, लेकिन फ्रॉड किसने किया है? सिर्फ ए ने। तो पर्सनल लाइबिलिटी किसकी अराइज होगी? सिर्फ
ए की, बी, सी और डी एकदम सेफ रहेंगे, दे वुड बी इन दी सेफ जोन ओनली। ठीक है जी। अब आता है होल्डिंग आउट एज अ पार्टनर। क्या मतलब होता है होल्डिंग आउट एज अ पार्टनर? ये सेक्शन 29 आपका बता रहा है। क्या कह रहा है? एनी पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज अ पार्टनर इन एलएलपी is again liable to any person who gave credit to LLP in reliance of representation। मतलब अगर आप किसी को जाके क्लेम कर रहे हो भाई मैं एलएलपी का पार्टनर हूँ, मैं इस पर्टिकुलर राधा एलएलपी का पार्टनर हूँ, तो अगर आप पार्टनर हो तो आप लायबल भी हो, देन यू आर ऑल्सो लायबल फॉर देम। ठीक है। सेकेंड, इट ऑल्सो क्रिएट द लाइबिलिटी इवन विदाउट एक्चुअल पार्टनरशिप स्टेटस। हो सकता है पर्सन ए जो कि एक्चुअली तो पार्टनर था ही नहीं आपके एलएलपी का, लेकिन जाके उसने क्लेम कर दिया होल्डिंग आउट एज अ पार्टनर, उसने क्लेम कर दिया कि मैं फलां कंपनी का फलां पार्टनर हूं, और उसके बेसिस पे उसने कोई भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर दी, उसके लिए वो व्यक्ति विशेष खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा, बेशक वो असल में पार्टनर था या नहीं था। उसके बाद क्या बोला है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर फ्रॉड। एज वी ऑल नो, हमने पहले भी इसको देखा है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल में भी यही समझा रही थी कि अगर आपने फ्रॉड की इंटेंशन से कोई भी एलएलपी में आए हो तो फिर आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी, फिर आप लिमिटेड लाइबिलिटी का फायदा नहीं उठा सकते। क्या कह रहा है? लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनरशिप बिकम अनलिमिटेड फॉर ऑल डेट एंड लाइबिलिटी, फिर जितनी भी लाइबिलिटी होगी सबके लिए जिम्मेदार आप। और इफ पार्टनर कैरीज आउट एक्ट एलएलपी लायबल टू सेम एक्सटेंट, वही सेम चीज है। एक्सेप्शन क्या है? अनलेस एलएलपी एस्टैब्लिश एक्ट वाज विदाउट एलएलपी नॉलेज और अथॉरिटी। ठीक है। कब आप बच सकते हैं? कि जब आप अगर एलएलपी की आपको नॉलेज नहीं थी, या ये सब व्यर्थ की चीजें इसमें आप ध्यान नहीं भी देंगे तो चल जाएगा, कि आपको नॉलेज नहीं थी अथॉरिटी की और तब आप इसमें बच गए, लिव दिस थिंग। बट अगर सिंपल इसका जो क्रक्स है वो क्या है कि अगर आपने कहीं फ्रॉड किया है, आपकी इंटेंशन ही किसी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले फ्रॉड की थी, एलएलपी में आने से पहले ही आपकी जो इंटेंशन थी वो फ्रॉड की थी, तो आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड से अनलिमिटेड की तरफ शिफ्ट हो जाती है। क्या पनिशमेंट है इसकी? तो सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 आपको बताता है इम्प्रिजनमेंट होगी, जो कि 2 साल तक की हो सकती है। टर्म्स में एक्सटेंड अप टू 2 years। फाइन कितनी होगी? फाइन कहता है कम से कम 50,000 जो कि 5 लाख रुपए तक हो सकती है। तो देखिए अगर आपने किसी फ्रॉड इंटेंशन से एलएलपी बनाई है तो कितना खतरा है। पहला, आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है। दूसरा, 50,000 कम से कम, और 5 लाख तक आपको फाइन हो सकती है। इट अप्लाइज टू एवरी पर्सन नोइंगली पार्टी टू कैरिंग ऑन बिजनेस विद फ्रॉडुलेंट इंटेंट। अगर आप किसी गलत अपने इरादों से एक एलएलपी को फॉर्म कर रहे हो तो आप इसको पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर फाइन और इम्प्रिजनमेंट के लिए लाइबल हो जाएंगे। एलएलपी में बी लाइबल टू पे कंपनसेशन फॉर लॉस सफर्ड, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। एक और सेक्शन 31 है विसल ब्लोइंग का, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या होता है विसल ब्लोइंग। बच्चे विसल का मतलब हमें पता है, बहुत ही एकदम कॉमन लेमन भाषा में बोलते हैं कि किसी की सीटी मैंने अगर मारी तो उसका मतलब विसल ब्लोइंग होगी। जैसे कुकर में एक सीटी बजती है बहुत तेज, तो एक अलार्म सा क्रिएट कर देता है, एक थोड़ा सा अवेयरनेस सा ले आता है। सेम ऐसा विसल ब्लोइंग का काम होता है। लेट्स सपोज आपकी एक फर्म है, इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, कोई एक फर्म है, उस फर्म में कुछ गलत एक्टिविटीज चल रही हैं। गलत एक्टिविटी इन द टर्म्स ऑफ कि वो कोई फ्रॉड कर रहे हैं या कोई गलत इंटेंशन से कोई इलीगल काम कर रहे हैं। तो उसमें कोई एक भी सही व्यक्ति अगर आवाज उठा दे आपके गलत काम के खिलाफ, उसको हम बोलते हैं विसल ब्लोइंग। तो अगर ऐसी विसल ब्लोइंग की सिचुएशन बन जाती है तो अब आपको देखो कुछ कुछ इसमें जो विसल ब्लोअर है उसके लिए कुछ फायदे किए गए हैं। कैसा? लेट सपोज वहां पे, अब मैं इसको एक सिनेरियो क्रिएट करती हूँ आप लोगों के लिए। लेट सपोज यहाँ पे 3 पार्टनर है, ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। ठीक है। अब आपको पता है कुछ चीजें गड़बड़ चल रही है इसमें और आपने कर दिया विसल ब्लो। पार्टनर ए ने क्या कर दी? विसल ब्लोइंग। लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि इसमें मेरा फायदा क्या होगा? अगर मैंने विसल ब्लोइंग कर दी तो मेरा फायदा क्या होगा? नुकसान तो मुझे दिख रहा है कि बी और सी मेरे को पकड़ के मारेंगे और मेरे को ना कभी प्रॉफिट देंगे ना मुझे एलएलपी का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन फायदा मुझे कुछ दिख नहीं रहा विसल ब्लोइंग करने का। तो फिर कोर्ट कहता है कि कोर्ट और ट्रिब्यूनल मे रिड्यूस और वेव पेनल्टीज अंडर सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 if satisfied that the partner or employee provides useful information during the investigation, information leads to conviction of LLP of any partner employed under this act। क्या कहा? कोर्ट कहता है इनसे
इस पर्टिकुलर ए से। इसने कहा ना कि मेरा तो भाई नुकसान हो जाएगा अगर मैं विसल ब्लो करूँगा, अगर मैं आपको बताऊँगा कि ये पर्टिकुलर फर्म गलत काम कर रही थी, ये दोनों मिलके बहुत गलत काम कर रहे हैं, अगर मैं आपको बताऊँगा तो मेरा नुकसान है, मुझे ये दोनों बाहर निकाल देंगे, मारेंगे अलग से। तो आपका कोर्ट कहता है कि पहली चीज़, अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने बहुत सही और सटीक जानकारी हमें दे दी और आपने सारी जो भी कन्विक्शंस चल रही थी एलएलपी की उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमें प्रोवाइड करा दी कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को, तो आपकी भी लेट्स सपोज कुछ पेनल्टी अराइज हो रही होगी। ऐसा तो नहीं क्योंकि आप पार्टनर है तो आपकी भी कुछ पेनल्टी अराइज हो रही होगी, हम उसको रिड्यूस कर देंगे या ऐसा भी हो सकता है कि हम पूरी ही पेनल्टी को खत्म कर दें। तो पहला फायदा समझ में आया क्या? जी हाँ। दूसरा फायदा क्या है कि इनको अधिकार नहीं है कि ये आपको, क्योंकि आपने विसल ब्लोइंग करी है, ये आपको आपके एलएलपी से बाहर निकाले। दे कैन नॉट get you out, they cannot throw you out from the organization or from the LLP on the basis of the whistle blowing only, कि भाई विसल ब्लोइंग के चक्कर में आपको बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा ये नहीं कर सकते। तो आपकी तो सेफ्टी भी हो गई, आपको पेनल्टी नहीं देनी पड़ी और आपने गलत काम के लिए आवाज भी उठा दी। सो दिस इज हाउ द विसल ब्लोइंग सेक्शन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन एलएलपी, जो कि आपको पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दिखता और कंपनीज एक्ट में है, लेकिन कितना स्ट्रांग है ये हमेशा क्वेश्चनेबल होता है। मूविंग अहेड टू दी नेक्स्ट सेक्शन विच इज द फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एंड फाइलिंग। किस तरह से फाइनेंशियल डिस्क्लोजर आपको करना है और किस तरह से आपकी फाइलिंग होगी उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला आता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी सेक्शन 34। क्या बताता है कि हर एक एलएलपी को आपका फॉर्म नंबर 8 भरना पड़ेगा। किसके लिए? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को दिखाने के लिए। और आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में 30 दिन के भीतर भीतर, जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है उसके ठीक 6 महीने तक, लेट्स सपोज आपका 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, तो 31 मार्च से 6 महीने के भीतर भीतर आपको जो भी आपकी पर्टिकुलरली जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो आपको आपके रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर देनी होंगी। उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड जो फीस है वो भी आपको उसमें सबमिट करनी पड़ती है। अच्छा, टाइमलाइन का एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो जाएगी कि ये, अच्छा आपने देखा होगा कि यहाँ पे 30 डेज अलग से आ रहा है, 6 मंथ्स अलग से आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही, तो है क्या? देखो, अगर फाइनेंशियल ईयर आपका 31 मार्च 2020 को खत्म हुआ है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया 31 मार्च, लेट्स सपोज ये 2020 को आपका खत्म हुआ, तो आप कब तक फाइल कर सकते हो? आप यहाँ से 6 महीने लगाना, जरा 6 महीने लगाती हूँ तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऐसे करके आप काउंट करना शुरू करो। तो कब तक आप कर सकते हो फाइल? उसने कहा कि 30 डेज का तो आपका ग्रेस पीरियड है। फर्दर 6 मंथ का आपको आपका पर्टिकुलरली फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों को मिला के आपको 30 मई 2020 तक आपको फाइल करना है। मूविंग टू द एनुअल रिटर्न पार्ट विच इज अगेन सेक्शन 35। उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होंगी? देखिए, मैंने आपको बहुत सारे फॉर्म नंबर यहाँ बताए हैं। आई होप आप सब लोग इसको नोट कर रहे होंगे। आप इस वीडियो को एक बार और देखेंगे, अगर आपने नोट नहीं किया तो प्लीज़ ये जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, एक, दूसरा फॉर्म नंबर, तीसरा कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पेनल्टीज और फाइन, इन सबको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने की चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करती हूँ एनुअल रिटर्न की, तो आपका एनुअल रिटर्न सेक्शन 35 में है। क्या बात करता है कि क्या आपको ध्यान रखना है वैल्यू और फाइलिंग द एनुअल रिटर्न? पहली चीज, एवरी एलएलपी शैल फाइल ड्यूली ऑथेंटिकेटेड एनुअल रिटर्न, जो कि पार्टनरशिप एक्ट में नहीं था, लेकिन एलएलपी में एनुअल रिटर्न आपको करना पड़ेगा। दूसरा, फॉर्म नंबर 11 आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके भरना पड़ेगा। तीसरा, 60 दिन के भीतर भीतर ऑफ द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको एनुअल रिटर्न सबमिट करनी है। 60 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता है आपका? फिर से वही 31 मार्च को। अब 31 मार्च से आप 60 डेज लेंगे तो क्या आएगा आपका? 30 मई। तो 30 मई तक आपको आपका एनुअल रिटर्न सबमिट करना ही है टू द रजिस्ट्रार। अगर आप नहीं करते हैं तो, अगर आपने डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न दोनों अगर आपने नहीं भरे हैं तो क्या होगा? आपका 25,000 से लेके 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी आपको लग सकती है। कितनी बताई? 25,000 से लेके आपकी 5,000 तक की पेनल्टी लग जाएगी।
फॉर द डेजिग्नेटेड पार्टनर नॉट लेस देन 10,000 और मे एक्सटेंड टिल 1 लाख। अगर आप डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं तो आपकी 10,000 रुपए से लेके लाइबिलिटी पूरी आपकी 1 लाख रुपए तक जा सकती है। अब ये आपका लगभग लास्ट सेक्शन आ गया है कि अब कैसे एलएलपी को वाइंड अप किया जाए या कैसे आपकी एलएलपी डिसॉल्व होती है। सेक्शन 63 टॉक्स अबाउट द वाइंडिंग अप ऑफ द एलएलपी। वाइंडिंग अप ऑफ एन एलएलपी मे बी वॉलंटरी और ट्रिब्यूनल। पहली बात तो ये समझ में आया कि किस तरह से कर सकते हैं आप। 2 तरह से कर सकते हैं। पहला तो आपका है वॉलंटरी और दूसरा है बाय द ट्रिब्यूनल। तो या तो ट्रिब्यूनल कर सकता है या फिर आप वॉलंटरी इसको कर सकते हैं। एलएलपी सो वाउंड अप मे बी डिसॉल्व, और जैसे ही वो वाउंड अप हुई तुरंत वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो सकती है। क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं, सेक्शन 64 बताता है कि कौन कौन सी स्थितियों में, परिस्थितियों में आपकी पर्टिकुलर एलएलपी वाइंड अप होगी, या कौन सी ऐसी परिस्थितियां जब ट्रिब्यूनल आपकी कंपनी को वाइंड अप करेगा। देखिए वॉलंटरी तो वॉलंटरी है ही, लेकिन ट्रिब्यूनल किस किस केस में आपकी एलएलपी को वाइंड अप कर सकता है वो हम देखते हैं। पहला इसमें आता है एट एलएलपीज डिसीजन, कि एलएलपी ने ही डिसाइड कर लिया टू बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। उन्होंने बोल दिया कि हम ट्रिब्यूनल से अब हम अपने आप को वाइंड अप कराना चाहते हैं या वाउंड अप कराना चाहते हैं। दूसरा, आपके पार्टनर 2 से कम हो गए और जब वो 2 से कम पार्टनर हुए तो पार्टनरशिप ही नहीं बची, और क्योंकि पार्टनरशिप नहीं बची तो आपकी एलएलपी ही खत्म। और हमने पहले पढ़ा भी था कि अगर 6 महीने से अधिक आप 2 से कम पार्टनर्स में, यहाँ डेजिग्नेटेड पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड। अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 से अधिक 6 महीने तक रह जाते हैं तो हम जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है सबको डीम डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लेते हैं। लेकिन अगर पार्टनर ही आपके 2 हैं केवल, तो और अगर वो भी कम होके केवल 1 पार्टनर बच जाए और ये आपका वैकेंसी भी पूरे 6 महीने से अधिक तक हो जाए, तो फिर आप ऑब्वियसली वाउंड अप हो जाएंगे या वाइंड अप हो जाएगी आपकी एलएलपी। तीसरा, आप अनेबल हैं कोई डेट पे करने में, आप अपने जो नॉर्मल रिसीट एंड पेमेंट के ट्रांजेक्शन है उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपकी कंपनी को और आपकी सॉरी एलएलपी को हम वाइंड अप कर देंगे। तीसरा, आप कोई देश विरोधी या कोई सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर या इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, तो भी आपकी एलएलपी सीज टू बी एग्जिस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, आपने फाइलिंग में दिक्कत कर दी, और कब तक, लगभग कंजिक्यूटिव 5 इयर्स तक। बहुत इंपॉर्टेंट, एलएलपी मेड डिफॉल्ट इन फाइलिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी और एनुअल रिपोर्ट्स फॉर एनी 5 कंजिक्यूटिव ईयर्स। लगातार आप 5 साल तक अपनी कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अकाउंटिंग जो पर्टिकुलर रिटर्न्स होते हैं वो आप एनुअल रिटर्न्स होते हैं वो भरने में असक्षम हो गए, तो भी आपकी फॉर्म आपकी सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगी। जस्ट एंड इक्विटेबल, कि अगर ट्रिब्यूनल को लगा कि भैया आपको नहीं एग्जिस्ट करना, अब आप इससे आगे अपना फॉर्म, अपनी एलएलपी नहीं चला सकते, अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगा भी विद दैट ओपिनियन, और देखिए जस्ट एंड इक्विटेबल का मतलब ये होता है कि वो एक रैशनल देकर ही आपको आपकी एलएलपी को बंद करेंगे। नेक्स्ट, अगर लेट सपोज आपकी एलएलपी उन्होंने बंद कर दिया लेकिन आप उससे एग्री नहीं करते हैं, देन एनी एग्रीव्ड पर्सन मे अपील अगेंस्ट ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर कि भाई ट्रिब्यूनल का ऑर्डर हमें बर्दाश्त नहीं है, हमें एलएलपी चलानी है और ट्रिब्यूनल ने हमारी एलएलपी बंद कर दी है। तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप जा सकते हैं एनसी-क्लैट। आपको पता है एनक्लैट क्या है, ये आपका नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है। लेकिन कब तक, ऐसा तो नहीं है कि आज मेरी हुई और फिर मैं सो गई, मेरे को बड़ा दुख था, मैं 6 महीने लेटी रही और सडनली मुझे याद आया, अरे यार ये तो मेरे साथ बड़ा गलत हुआ है, मुझे तो अपनी एलएलपी को वापस लेना है। आप नहीं ले सकते, कारण कि आपके पास केवल 45 दिन हैं फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। ध्यान रखिए, अगर ऑर्डर आपका 1 अप्रैल को आया है तो उसके 45 दिन, 1 अप्रैल से 45 दिन आप गिनेंगे, उसके भीतर ही विद इन 45 डेज ही आपको एनक्लैट में जाके अपनी अपील दर्ज करानी पड़ेगी। और कैसे करानी है, कहते जैसे एनक्लैट ने अपना प्रोसीजर बता रखा होगा एग्जैक्टली वैसे करानी पड़ेगी, तभी आप अपनी फर्म को बचा सकते हो। आई थिंक यहाँ पे आपकी एलएलपी ओवरऑल कंप्लीट हुई मेरी तरफ से, जितना भी, चाहे आपका पार्टनर से हो, चाहे आपकी इनकॉर्पोरेशन से लेके आपके बेसिक रिक्वायरमेंट से लेके लाइबिलिटी से लेके और वाइंडिंग अब तक आपका खत्म हो गया। लेकिन एग्जाम में कुछ और क्वेश्चंस भी आते हैं कि what is the difference between LLP and the partnership firm? What is the difference between private firm and LLP? What is the difference between public company and LLP? तो आज उन सारे डिफरेंसेस को भी आज हम खत्म करते चलेंगे, ताकि हमारी तरफ से पूरी तरह से एकदम 360 डिग्री आपकी एलएलपी का एनालिसिस हो जाए, और इसे एक वीडियो में, इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको एलएलपी में और कुछ देखने की जरूरत न पड़े।
What is the comparison? So very first comparison is between LLP and partnership firm. पहला, हमको पता है और ये आपके एग्जाम में तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है अगर आप अपने कोई भी थियरी एग्जाम दे रहे हैं पर्टिकुलरली। सबसे पहले इसकी रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, इसकी 2008 है और इसकी क्या है 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या बॉडी कॉर्पोरेट होती है, क्या बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी का हिस्सा बन सकती है? यस, हमने देखा है, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता। क्या एलएलपी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? बिल्कुल होती है, तभी तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपकी पर्सनल लाइबिलिटी भी अराइज होती है। लाइबिलिटी कैसी होती है हमने अभी तो पढ़ा, यही तो इसका इंपॉर्टेंस है, लिमिटेड और यहाँ क्या है अनलिमिटेड। लेकिन इसमें एक चीज लिखी हुई है, इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको कि एक्सेप्ट फ्रॉड, अगर आप फ्रॉड की इंटेंशन से हैं तो आप कोई भी आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं कर सकते, आपको आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। क्रिएशन कैसे होता है हमें पता है, हम तो अभी गए थे रजिस्ट्रार ऑफिस, हमने तो देखा था जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में हमें नेम देना होता है, फिर इनकॉर्पोरेशन होती है, फिर रजिस्ट्रेशन फाइनल होती है। क्या यहाँ पे भी एग्रीमेंट जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्टर कराना जरूरी होता है? आंसर है नहीं, वॉलेंटरी है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब तो क्या ये अनंत काल तक चलेगी? हाँ, लेकिन क्या इसका ऐसा होता है? नहीं, अगर एक पार्टनर भी आए तो भी आपकी पार्टनरशिप तुरंत डिसॉल्व हो जाती है। अच्छा, कोई नेम में कन्वेंशन है क्या? वो कहते हैं नहीं, हम यहाँ पे राधा लिमिटेड कर लें, या फिर सॉरी यहाँ पे हम अपनी कोई भी फर्म बना सकते हैं। लेट्स सपोज हमारा मन है कि हम एम कंपनी सॉरी एम पार्टनरशिप एन पार्टनरशिप बना दे, लेकिन यहाँ पे आपको एलएलपी ही लिखना पड़ेगा। मूविंग अहेड, डेजिग्नेटेड पार्टनर का कोई रूल है क्या? कहते हैं वो सिर्फ इसमें है, कम से कम मिनिमम 2 रेजिडेंट पार्टनर होने, सॉरी आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर होने जरूरी है एलएलपी में, उसमें से भी एक आपका रेजिडेंट होना बड़ा जरूरी है। लेकिन क्या पार्टनरशिप में ऐसा कोई हमने प्रोविजन पढ़ा था? जवाब है नहीं। मूविंग अहेड, म्यूचुअल एजेंसी, क्या आप एक दूसरे के एजेंट होते हैं? भाई हमने पार्टनरशिप एक्ट में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे पढ़ा था एक्टिंग फॉर ऑल और एनी वन ऑफ एक्टिंग फॉर देम। तो यहाँ पे तो बिल्कुल एक जो पर्टिकुलर पार्टनर है वो न सिर्फ फर्म का एजेंट होता है, वो हर एक पार्टनर का भी एजेंट है। लेकिन यहाँ पे बड़ा क्लियरली लिखा है कि हर पार्टनर एजेंट तो है, लेकिन किसका? सिर्फ और सिर्फ एलएलपी का। मूविंग अहेड, कॉमन सील यहाँ पे ऑप्शनल है और यहाँ तो ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं होता कि पार्टनरशिप फॉर्म में आप कोई कॉमन सील ला रहे हो, और यहाँ पे भी ऑप्शनल है बच्चे, मैंडेटरी नहीं है। लीगल कंप्लायंसेस, यहाँ आपके डेजिग्नेटेड जो पार्टनर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यहाँ कहते हैं आप कोई भी नहीं बचोगे, सबके सब आपके रिस्पॉन्सिबल पार्टनर होंगे। एनुअल फाइलिंग यहाँ पे जरूरी होती है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन यहाँ पर आपकी कोई भी एनुअल फाइलिंग जरूरी नहीं है। मूविंग अहेड टू दी फॉरेन पार्टनर्स, क्या कोई फॉरेन पार्टनर बन सकता है? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। क्या आपका माइनर एडमिट हो सकता है? देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बीच में क्वेश्चन भी पूछा था कि आप इसको कमेंट में बताएंगे मुझे कि क्या कोई माइनर पार्टनर बन सकता है? जवाब है नहीं बन सकता। लेकिन पार्टनरशिप में तो बन सकता था, लेकिन किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। ये भी हमने पढ़ा है कि आप लॉस नहीं बेयर करा सकते उससे, लेकिन आप उसको प्रॉफिट दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर तो आप उसको पार्टनर बना ही नहीं सकते। अब पढ़ते हैं अपनी सेकंड कंपैरिजन विच इज ऑफ एलएलपी एंड कंपनी। इसको भी फटाफट खत्म करते हैं। एलएलपी में और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में क्या डिफरेंसेस हैं? पहला, एलएलपी जो है अगेन वही 2008 से गवर्न है और ये आपकी कंपनीज एक्ट 2013 से। यहाँ पे हम पार्टनर बोलते हैं मेंबर्स को, यहाँ पे हम मेंबर ही बोलते हैं या शेयर होल्डर्स बोलते हैं या आपके बीओडी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? सिर्फ पार्टनर। अच्छा, एक चीज जो नुकसान क्या होती है बच्चे एलएलपी, हालांकि लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ना, वो आपके एलएलपी को बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करते। कारण क्या होता है कि यहाँ पे सब लोग पार्टनर हैं, यहाँ कोई हेड या कोई मैनेजर या कोई सबॉर्डिनेट या कोई अगर एम्प्लॉय नहीं है, यहाँ सबके सब पार्टनर होते हैं। लेकिन कंपनी में आपके पास एकदम डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है कि ये आपका मैनेजर है, ये आपके एम्प्लॉयज है, ये आपका सीईओ है। तो यहाँ आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है इन्वेस्ट करना बजाय इस पार्टनरशिप में। तो यूजुअली एलएलपी से ज़्यादा जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो कंपनीज में, प्राइवेट कंपनीज में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना सेफ समझते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, गवर्नेंस की बात करते हैं। यहाँ पे आपकी एग्रीमेंट होती है और यहाँ पे आपका स्टैट्यूट के थ्रू होती है। कन्वेंशन में मैंने बताया यहाँ पे एलएलपी लिखना जरूरी है, यहाँ पे लिमिटेड लिखना पड़ेगा या प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन द कंपनीज नेचर। मिनिमम मेंबर यहाँ पे 2 होने चाहिए, यहाँ पर भी प्राइवेट में 2, लेकिन पब्लिक में कितने होने चाहिए आपके? 7। मैक्सिमम कितने मैंने आपको बताया था 2 टू इन्फिनिटी होते हैं कि अनंत काल तक आप कितने भी मेंबर्स रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। प्राइवेट में आपको मैक्सिमम 200 ही मेंबर आप रख सकते हैं, लेकिन पब्लिक में ऐसी कोई लिमिट नहीं है।
मेंबर कंपोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो फिर से वही इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट। और अगर मैं यहाँ बात करती हूँ इसकी आपके अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी द पार्ट ऑफ इट। मूविंग अहेड, लायबिलिटी अगेन जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उतना, और कंपनी में आएगा कि जितना उनका शेयर है उतना। मैनेजमेंट में अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया सब के सब आपके पार्टनर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके बीओडी के हाथ में आपकी मैनेजमेंट होती है। कितने डायरेक्टर हो सकते हैं? यहाँ पे कोई 2 डेज़िग्नेटेड पार्टनर जो हैं वो आपके डायरेक्टर्स की भूमिका निभाते हैं, डेज़िग्नेटेड पार्टनर की भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर भी डायरेक्टर कहा दिया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ बच्चे, अगर आप ये अगेन एक्स्ट्रा नॉलेज की तरह इसको रखिए कि अगर कोई डेज़िग्नेटेड पार्टनर, इसको इस तरह से इम्पोर्टेंटली आप समझेंगे कि अगर कोई डेज़िग्नेटेड पार्टनर किसी कंपनी का डायरेक्टर भी है, तो उसको एक डिन नंबर मिलता है, हमको पता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। वही डिन नंबर ये अपने डेजिग्नेटेड पार्टनर की, इसको आपको पता है डीपीआईएन मिलता है। इसी तरह से जैसे यहाँ पे डिन मिलता है, ऐसे यहाँ पे इनको डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। लेकिन अगर ये सेम व्यक्ति यहाँ पर डायरेक्टर भी है तो वो अपने डिन को यहाँ पर चला सकता है। आप समझ रहे हो? ये उसका आई कार्ड, लेट सपोज अगर ये डिन एक आई कार्ड है तो वो आई कार्ड आपके इस वाली फॉर्म में भी चल जाएगा। और अगर उसके पास नहीं है तो फिर उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है। ठीक है। मैनेजमेंट स्टाइल मैंने आपको बताया था, पार्टनर बेस होती है, डायरेक्टर बेस होती है, और ये बड़ा ही कॉन्ट्रैक्ट गिवन और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी कंपेरेटिवली लो होती है। फाइनली मूविंग टू आवर कंक्लूजन सेक्शन। सो वी ऑल आर अवेयर कि आपकी 2008 की कंपनी थी, बड़ी फ्लेक्सिबल है, बर्डन आपका लगभग कम है अगर मैं कंपनीज की कंपैरिजन में देखूं, और प्रोफेशनल फर्म्स के लिए, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए और बिजनेस वेंचर्स के लिए काफ़ी काफ़ी कंपेयर टू द पार्टनरशिप और कंपनीज एक्ट, उसका एक मिला जुला और उन दोनों की ही बुराइयों को कम करते हुए एक अच्छी एक फॉर्म बनाने का इसने एक ऐसा एक वी कैन से हमारे पास एक प्रपोजल है जिसमें हम जो प्रोफेशनल्स और जो सर्विस प्रोवाइडर है मेजरली वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। अगर कोई क्वेरी कोई डाउट है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और इसके अलावा आप कौन सी और एक्ट पढ़ना चाहते हैं वो भी आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तब तक के लिए प्लीज share if you like this particular video with your friends and do subscribe my channel. Thank you so much. Please take care.